बदलना चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते अब रोजगार का। पिछले दिनों हम लोगों ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ का बिजनेस प्लान किस तरह से हो और क्या क्या चीज़ें उसमें की जा सकती हैं, इसके ऊपर बातचीत शुरू की थी। देखिए, भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण विकास के तहत और कृषि विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई और इसमें स्व सहायता समूह बनाए गए, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनाई गई और अभी प्रोड्यूसर कंपनियां बनाई जा रही हैं। नाबार्ड द्वारा किसान क्लब बनाए गए और इस तरह से एक ढांचा तैयार किया गया जहां किसानों को एक प्लेटफार्म पर लाया जाए और वो एक जैसे तरीके से खेती करके दोनों तरफ जो इनपुट खरीदने का है उसकी सप्लाई चेन को छोटा करें और जो बेचने का प्रोसेस है उस सप्लाई चेन को छोटा करके मार्केट में काम कर सकें। पर जैसा कि देखने में आता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी उस तरह का बिजनेस इन संस्थाओं से नहीं हो पाता है जिस तरह की उम्मीद की जाती है। जिस तरह उनके संस्थाओं को बनाने वाली जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या प्रोफेशनल्स हैं वो मेहनत करते हैं और जो आपके कर्मचारी हैं वो मेहनत करते हैं, पर उस तरह का सपोर्ट सिस्टम उन्हें मिल नहीं पाता है। तो बहुत सारी संस्थाओं का प्रॉपर तरीके से बिजनेस मॉडल बन नहीं पाता है और उस तरह से वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं जिस तरह से ग्रोथ होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग ई फसल के थ्रू एक ऐसा वातावरण और इस तरह का इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं और किए हैं जहाँ हम लोगों को बिजनेस प्लान बना के और कौन कौन से काम उन एफपीओज के या सहकारी समितियों के या स्व सहायता समूह या स्व सहायता समूह के परिसंघों के माध्यम से हो सकते हैं, तो उन्हें हैंड होल्ड सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ के इस व्यवस्था का लाभ अभी लेना शुरू किए हैं। तो देखिए, अगर हम किसी भी एफपीओ के बिजनेस को देखें और जब हम उनसे बात करते हैं तो किसी एफपीओ के पास 1000 सदस्य हैं, किसी एफपीओ के पास 3000 सदस्य हैं, किसी के पास इससे ज़्यादा सदस्य हैं, पर जब उनके बिजनेस की बात करते हैं तो उस मान से बिजनेस का उनका आंकड़ा नहीं आता है, उतना टर्नओवर उनका नहीं होता है। देखिए, जो सरकार आपको मदद करती है, अनुदान देती है या कोई डोनर एजेंसी मदद देती है, उससे आप व्यवस्था शुरू कर सकते हैं, उससे व्यापार शुरू कर सकते हैं। पर अगर आपको व्यापार को लंबे समय तक लाभकारी तरीके से चलाना होगा, सेल्फ सस्टेनिंग बनाना होगा, उसका ब्रेक इवन पाना होगा, तो फिर आपको बाजार के तरह, व्यवसाय के तरह ही उसको बाजार में चलाना होगा, तभी वो सस्टेन कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो अगर हम एक हिसाब बनाएं, अगर मान लीजिए किसी संगठन में 300 सदस्य हैं, 300 किसान उस संगठन के सदस्य हैं, तो उनका कितना टर्नओवर होना चाहिए। तो देखिए, जो एक सदस्य है, एक किसान है, वो 1 हेक्टर के लिए लगभग 15,000 रुपये का इनपुट खरीदता है, सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड दोनों फसलों के लिए। तो अगर हम केवल सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड 300 सदस्यों को बेच रहे हैं तो ये लगभग 45 लाख रुपए का व्यवसाय होता है। इस 45 लाख के व्यवसाय में जब आप B2C करते हैं, मतलब जब आप डायरेक्ट कंज्यूमर को, उपभोक्ता को बेचते हैं, तो सबसे अच्छे प्रोडक्ट भी लगभग 20 से 25% के प्रॉफिट पर किसानों को दिए जाते हैं। अगर इसमें हम इतना बिजनेस करते हैं तो इसमें लगभग जो लाभ होगा उसका आधा लाभ अगर हम अपने सदस्यों को ट्रांसफ़र कर दें और आधा लाभ अगर हम अपने संगठन में रखें तो भी लगभग 4,50,000 रुपये वार्षिक केवल हमें 300 सदस्यों से लाभांश के रूप में प्राप्त हो सकते हैं, लाभ के रूप में प्राप्त होते हैं। अगर इसको हम महीने के हिसाब से देखें तो लगभग 37,500 रुपये महीना ये पैसा होता है, जो एक शुरुआती दिनों में
अच्छा पैसा है। फिर जैसे जैसे आपकी व्यवस्थाएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे आपका बिजनेस भी बढ़ता जाता है। तो कोई भी जो संगठन है किसानों का, उसमें हम दो तरह के सदस्यों को जोड़ सकते हैं व्यापारिक उद्देश्य के लिए। एक वो सदस्य होते हैं जो हमारे शेयर होल्डर हैं और हमारे साथ फुल टाइम काम करते हैं, और दूसरे सदस्य हम सर्विस मेंबर के तौर पर जोड़ सकते हैं जो हमारे शेयर होल्डर नहीं है संगठन के, पर जिन्हें हम बाजार की सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। तो अगर ऐसे सदस्यों को हम जोड़ते जाते हैं तो इससे फ़ायदा ये होता है कि उनका बिजनेस हमारे साथ आता है। देखिए, किसान को तो हर 2 सीजन में चीज़ें खरीदना होती हैं, पर यहाँ जो संगठन है उनकी कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, व्यवहारिक कठिनाइयाँ होती हैं। जो बात मैं कह रहा हूँ ये बोलने में आसान है पर करने में बहुत बड़ी कठिनाई होती है। देखिए, किसी भी मार्केटिंग की गतिविधि को करने के लिए 3 चरण होते हैं, और इन तीनों चरण में आप देखें कि ई फसल किस तरह से मदद करती है। तो सबसे पहली होती है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर समूह के संगठन या एफपीओ या सोसाइटी के पास नहीं होगा तो उनके सदस्य वो प्रोडक्ट उनसे नहीं खरीदेंगे। तो इसमें दिक्कत क्या होती है कि हर जगह अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट चलन में होते हैं। अगर हम यूरिया की बात करें तो कहीं चंबल का यूरिया बिकता है, कहीं क्रिब्को का बिकता है, कहीं इफ्को का बिकता है, कहीं यूपीएल का बिकता है। तो जो लोग जिस ब्रांड को उपयोग करते हैं वो उसी ब्रांड को मांगते हैं। ये सिंगल सुपर फास्फेट है तो कहीं डबल घोड़ा चलता है कोरोमंडल का, तो कहीं खेतान का चलता है, या रामा बालाजी का कहीं चल रहा है। इसी तरह पेस्टिसाइड में बात करें तो अलग अलग सिंजेंटा, बायर, ड्यूपॉइंट, गर्डा, पीआई, यूपीएल, क्रिस्टल, सुमेल, लाडामा, सफेक्स, इंडोफिल, ऐसे 50 कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट एक ही फॉर्मूले से बने होते हैं पर अलग अलग ब्रांड के नाम से वो अलग अलग फसलों पे और अलग अलग क्षेत्रों में पॉपुलर होते हैं। बिजनेस में इसी तरह सीड का काम होता है कि जो अलग अलग सीड कंपनियां हैं, चाहे वो सब्जियों के बीज हों, चाहे वो गल्ले के बीज हों, या आपके चरी वगैरह के बीज हों, तो वो ब्रांड नेम से ही बिकते हैं। तो अब कोई भी संगठन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अभी अपना बिजनेस शुरू कर रहा है तो वो इतना सब पोर्टफोलियो बढ़ा नहीं सकता है, बना नहीं सकता कि वो ब्रांड न्यूट्रल तरीके से काम करे। अब यहाँ ई फसल क्या करता है कि ई फसल के पास एक बड़ा पोर्टफोलियो है चीज़ों का, कंपनियों का, तो वो ब्रांड न्यूट्रल तरीके से काम करते हैं, और जो ब्रांड जिस संगठन के क्षेत्र में पॉपुलर होते हैं उन्हीं ब्रांड को वो सप्लाई करते हैं। तो यहाँ एक समस्या का समाधान निकलता है, और एफपीओज को या इन संगठनों को उन कंपनियों की डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं लेना पड़ती है, उनको डिपॉजिट नहीं देना पड़ता है, तो वो पैसा उनका बच जाता है और वर्किंग कैपिटल के तौर पे वो उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। मार्केटिंग सेल्स में जो दूसरा स्टेज होता है वो होता है मार्केटिंग का। अब मार्केटिंग के बारे में जब तक एफपीओ या संगठन के सदस्यों को पूरा पता नहीं होगा कि कौन सी कंपनी के क्या प्रोडक्ट हैं, उनकी किस तरह की पैकिंग है, उनका उपयोग कैसे होता है, किन चीज़ों में उनका उपयोग होता है, कब किस स्टेज पर फसल की उपयोग किए जाना है, तो ये सब चीज़ें जब तक पता नहीं होंगी तो वो संगठन के लोग उसको बेच नहीं पाते हैं और वो किसानों को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बातचीत नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ फिर ई फसल के साथी उनकी मदद करते हैं और वो उनको न केवल प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं बल्कि उनके उपयोग के बारे में, उनकी अच्छाई बुराई के बारे में, उनके टाइमिंग के बारे में पूरी ट्रेनिंग इन सदस्यों को दी जाती है ताकि वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को ठीक से समझ सकें और किसानों को ठीक ढंग से उसको एक्सप्लेन कर सकें। तीसरा होता है सेल। अब सेल करने के भी कई टेक्निक हैं और जिन लोगों ने कभी मार्केटिंग या सेल का काम नहीं किया है, बेचने का काम नहीं किया है, तो ये उनको बहुत कठिन लगता है
और सबसे बड़ी कठिनाई तो उनके मन में होती है कि उन्हें हर बार ये लगता है कि अरे मैंने कभी किया नहीं है और मैं कैसे कर पाऊँगा। तो जो साइकोलॉजिकल बैरियर हैं, जो पारिवारिक बैरियर हैं, जो व्यावसायिक बैरियर हैं और जो शासन की तरफ से बैरियर हैं, उन सब बैरियर्स को कैसे डील करना है, उनसे कैसे पार पाना है, इसके बारे में भी ई फसल उनको हैंड होल्ड सपोर्ट देती है, ट्रेनिंग देती है, सूचनाएं जानकारी देती है, मदद करती है, तो वो बैरियर भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से जो लोग, जो संगठन ई फसल के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। जहां फाइनेंस की ज़रूरत होती है वहां बैंक या NBFC से फाइनेंस की भी व्यवस्था उनके लिए की जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं और उनके जो बनाने वाले संगठन हैं, अगर वो चाहें तो ई फसल की मदद लेके उन संगठनों का बिजनेस प्लान इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो लाभकारी तरीके से चल सकें, जिसमें संगठन चलाने का खर्चा, कार्यालय का खर्चा, उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनका खर्चा निकल सके। इसके दो फायदे होते हैं, केवल संगठन नहीं चलता है बल्कि वहाँ जो सदस्य हैं उनको सस्ता प्रोडक्ट मिलता है, अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, क्वालिटी की गारंटी रहती है क्योंकि वो बिल के साथ आता है और वो एक समझाइश के साथ उन्हें दिया जाता है। तो जितना उपयोग की ज़रूरत है उतना ही उपयोग होता है। टारगेट टैगिंग से किसान बच जाते हैं, अनावश्यक प्रोडक्ट से किसान बच जाते हैं। क्योंकि देखिए खेती में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हैं वो कभी भी MRP पे नहीं बिकते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे नहीं बिकते हैं। वो MRP कंपनियां बहुत ज़्यादा लिखती हैं और हमेशा वो MRP से नीचे भी बिकते हैं, और दुकानदार या जो बेचने वाले लोग हैं वो किसान को ये एहसास कराते हैं कि हम आपको सस्ता दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उसकी MRP बहुत ज़्यादा बढ़ा के लिखी गई है तो वो सस्ता नहीं है, वो पहले से ही महंगा दाम दिखा रहा है। तो इन सब बुराइयों से जो सदस्य हैं वो बच जाते हैं और संगठन मजबूत होता है। संगठन के, क्योंकि देखिए केवल संस्था बना लेना, उसका पंजीयन कर लेना कागज़ के ऊपर, इससे किसी को कुछ लाभ नहीं होता है। ना वहाँ उनके सदस्यों को कोई मॉनेटरी फ़ायदा हो रहा है, ना वहाँ कोई रोज़गार जनरेट हो रहा है। तो संस्थाएं पंजीकृत करना बहुत आसान है, संस्थाएं बना लेना बहुत आसान है, उनको चलाना बहुत कठिन है। तो दोस्तों मेरा सुझाव ये है कि उन बिजनेस को समझा जाए और उस बिजनेस में सपोर्ट किया जाए। हर स्टेज पे उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो ई फसल प्रोवाइड करती है। तो जो साथी इस व्यवस्था का लाभ लेना चाहते हैं वो हमें संपर्क कर सकते हैं और हमारी संस्था ज़रूर उनकी मदद करेगी ताकि गांव में रोजगार उत्पन्न हो सके, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर किसानों को उपलब्ध हों और उनको अच्छी एडवाइजरी दी जा सके, उनकी फसल बेचने में भी मदद की जा सके ताकि उनको अच्छे दाम उसके मिल सकें। पर ये काम तभी संभव होगा जब आप आगे आएंगे और अपना रुचि प्रदर्शित करेंगे और इस व्यवस्था का लाभ उठाएंगे। नमस्कार।